अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। दोस्तों, कल का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका टॉपिक था बुनकरों सुधर जाओ, अपनी बदहाली के जिम्मेदार तुम खुद हो। वो वीडियो आपने उम्मीद करता हूँ कि देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दूंगा, वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने लिए थे, एक किताब छपी है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि असरार अहमद साहब की तरफ से एक किताब छपी है जिसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुनकरों के रोजगार की बदहाली का जिम्मेदार कौन। और इसमें से कल 2 सवाल मैंने लिए थे और आज भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज भी 2 सवाल इसमें से लिए जाए और उन दोनों सवालों के जवाब आपके सामने पेश किए जाएं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न और इस किताब का तीसरा प्रश्न, थान मटेरियल का एक्सपोर्टर द्वारा ऑर्डर ना देना। थान मटेरियल का एक्सपोर्टर द्वारा ऑर्डर ना देना, ये हेडिंग है। उसके नीचे जो प्रश्न है, आपके अनुसार बुनकरों को एक्सपोर्टरों द्वारा ऑर्डर ना मिलने के कौन कौन से कारण थे, कृपया विस्तार में स्पष्ट करें। थान मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक्सपोर्टरों द्वारा बुनकरों को जो भी ऑर्डर मिलता था उसमें ज्यादातर थान मटेरियल्स होते थे और बनारस में आधे से ज्यादा लूम पर, यानी बनारस में जितनी पावर लूम्स थी उसमें से आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा लूम्स पर, पावर लूम्स पर थान मटेरियल ही प्रोड्यूस किए जाते थे, थान मटेरियल का ही प्रोडक्शन होता था। तो आखिर क्या वजह पड़ी कि आज थान मटेरियल एकदम विलुप्त हो गया, समझ लीजिए उसका ऑर्डर बहुत ही कम आता है, ऐसी क्या वजह पड़ी? तो इन्होंने वो वजह बताई है। सबसे पहली वजह कि जो भी थान ऑर्डर आते थे एक्सपोर्टरों द्वारा वो मल्टीपर्पज होते थे, उसके कई यूज होते थे। कोई साड़ी उससे बना ले रहा है, कोई सूट बना ले रहा है, कोई कुछ बना ले रहा है, कोई दुपट्टा बना ले रहा है, वो मल्टीपर्पज होते थे। तो इसमें से सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका किसका मिलता था, इन्होंने बाकायदा उस कपड़े का नाम भी लिखा है कि बूटी तंचुई, पटोला, अरगंजा, प्लेन, चिनिया गाउटी, केएस प्लेन, टिश्यू प्लेन, 2x2, 2x4, 4x4 वगैरह, जिसमें से सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी, पीएस प्लेन की थी। जिसको तैयार करने का तरीका यह था कि जो व्यापारी है, जो बुनकर गिरस्ता है, वो बुनकरों को, छोटे बुनकरों को ताना बाना देकर और 10 रुपया मजदूरी पर मीटर, 10 रुपया पर मीटर मजदूरी के हिसाब से उसको तैयार कराते थे। और उस समय इस कपड़े का रेट, यानी पीएस प्लेन का रेट था 60 से 65 रुपया प्रति मीटर, ये बेचते थे एक्सपोर्टरों द्वारा। जो ऑर्डर आता था 60 से 65 रुपया प्रति मीटर ये उनको देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस कपड़े का रेट धीरे धीरे घट गया, 60 से 50, 50 से 45, 45 से 38 तक आ गया और इतना ज्यादा माल डिमांड होने लगी कि ये मजबूरन इनको घटाना पड़ा। यानी कि जो 60 रुपया था, इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी, इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी कि बुनकरों में एक होड़ मच गई, कंपटीशन हो गया। वो सोचता था कि हमें ऑर्डर मिले, वो सोचता था कि हमें ऑर्डर मिले। तो इसलिए 65 से सीधे 38 पर धीरे धीरे ये रेट आ गया। क्यों आया? क्योंकि बुनकर सोचते थे कि हमें ऑर्डर मिले और वो ऑर्डर लेने के चक्कर में रेट घटाकर एक्सपोर्टरों को देते थे। उसके बाद क्या हुआ, 38 तक जब आ गया तो कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद स्टेपल बाना की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। देखिए, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है कि कौन सा कपड़ा है, कौन सा धागा है, किसको क्या नाम है। मैं इसमें जो लिखा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उसके बाद स्टेपल बाना की डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण स्टेपल बाना का रेट बढ़ गया। अब जब स्टेपल बाना का रेट बढ़ा तो जाहिर सी बात है, जो 38 रुपया बेचते थे उसकी लागत बढ़ेगी, उसकी लागत बढ़ गई 4 से 5 रुपया, उसकी लागत बढ़ गई। तो आप मान लीजिए कि 38 रुपया जो माल बेचते थे उसमें 1-2 रुपया जो मुनाफा आता था, अब उसकी लागत ही 40 से पार हो गई। अब उस पीएस प्लेन की रेट, कपड़े का जो लागत थी, जो प्रोडक्शन रेट था, वो ही बेच रेट से, सेलिंग रेट से कॉस्ट रेट ज्यादा हो गया। सेलिंग रेट से प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो गया। अब क्या करते बुनकर, अब उनको ये हुआ कि माल तो बढ़ा नहीं सकते, सेलिंग रेट तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक्सपोर्टर को उन्होंने 65 से सीधे 38 तक आगे बेचा, फिर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो तब क्या था कि जो ये धागा था,
जो स्टेपल धागा था उसको डाई कराना पड़ता था, और डाई कराने का खर्च आता था 30 रुपया पर केजी। यानी कि 1 किलो अगर आप डाई कराएंगे धागा, स्टेपल धागा, तो आपको 30 रुपया देना पड़ता था। अब बुनकर लागत घटाने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के लिए वो डाई बाहर नहीं कराते थे, खुद से करने लगे। खुद से डाई करने लगे तो 1 मीटर में 100 ग्राम धागा लगता था। 1 मीटर में 100 ग्राम धागा और 1 किलो डाई की कीमत 30 रुपया, 100 ग्राम की 3 रुपया। तो यानी कि खुद से डाई करके 1 मीटर में 3 से 4 रुपया बचाने लगे वो। अब जो ये 3 से 4 रुपया बचा रहे हैं, तो अब उसमें भी कंपटीशन ये कि अब मान लीजिए कि 38 रुपया चलिए बिक रहा था, वो बेचते, लेकिन अब उसमें भी 3 रुपया जो बच रहा है, जो 3 रुपया बचा रहे हैं अपने से खुद से, उसको भी घटाकर एक्सपोर्टरों को देने लगे। उसके बाद ये माल एकदम फेल हो गया, और जो लोग बाहर डाई कराकर इस माल को तैयार करते थे उनका तो सत्यानाश हो गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि सस्ता माल बेचने लगे, जिस कारण से इस आइटम को बनाने वाले अन्य बुनकरों का सत्यानाश हो गया और उन्हें अपने माल को औने पौने दाम पर भारी नुकसान उठाकर बेचना पड़ा। और मजबूरी में बहुत से बुनकर गृहस्थों के यहाँ बानी बीनने वाले मजदूरी पर काम करने लगे। बानी बीनने वाले मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर बन गए और कारोबार में घाटा होने के कारण लाखों लाख रुपए के कर्जदार हो गए। अब इस प्रश्न का इन्होंने जवाब दिया। अब आप बताइए कि आपको इसमें क्या सही लगता है और क्या सही नहीं लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे भी मुझे जो लगता है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया उसमें मुझे यही लगता है कि कंपटीशन में इतना ज़्यादा उलझ गए, इतना ज़्यादा विलीन हो गए ये लोग कि वो सोचता था कि मुझे ऑर्डर मिले और वो सोचता था कि मुझे ऑर्डर मिले, जिसके लिए रेट 65 से 38 तक आ गया, मुझे जो लगता है। तो आपको इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि 6, 7, 8 मिनट बहुत ही ज़्यादा है वीडियो के लिए, एक वीडियो के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद लोग देखते नहीं हैं और मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरा वीडियो पूरा लोग देखें ताकि उनको नॉलेज मिले और उनको सही नॉलेज मिले और वो जो गलतियाँ करते आ रहे हैं वो अब ना करें। और इस किताब में, इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर करना चाहता हूं, और कवर करने का मकसद ही यही है कि जो बुनकर, आम बुनकर है या गिरस्ता है या गद्दीदार है, कोई भी हो, वो इस सारे प्रश्नों का जवाब सुने और अगर वो गलती कर रहा है तो वो उसको सुधारे, और अगर उसको ये लगता है कि नहीं इस किताब में गलत लिखा है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह उनके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मैं नहीं दे सका तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जिन्होंने ये बुक लिखी है उनके पास मैं जाऊं, उनको वो चीज़ें बताऊं जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो वो हो सकता है जवाब दे या फिर वो अपनी किताब में कुछ सुधार करेंगे। तो इसलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं सोचता हूँ ना बढ़ूँ, अगले प्रश्न अगला वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।